जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। आज के इस सेशन में हम लोग गिरिडीह चौकीदार का, जैसा कि आप लोग को पता है गिरिडीह ज़िला में चौकीदार की वैकेंसी निकल के आ रही है। सो वहाँ के कैंडिडेट का लगातार ये डिमांड आ रहा था कि जिस प्रकार गुमला ज़िला का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करवाए गए हैं, उस प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन है गिरिडीह ज़िला से भी संबंधित एक इसका सेपरेट वीडियो बना दीजिए। सो आप ही के डिमांड पर ये आप ही को ये डेडिकेटेड किया जाता है। इसमें हम लोग गिरिडीह ज़िला से रिलेटेड जो भी 2002 से लेकर के 2022 तक झारखंड में एग्जामिनेशन हुए हैं, जेसीसी हो या फिर जेपीएससी हो, तो उन एग्जामिनेशन में गिरिडीह ज़िला से रिलेटेड जो गिरिडीह ज़िला का समान ज्ञान है, इससे रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न और किस लेवल पर प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे आप लोग को एक जगह संकलित देखने को मिलेगा। और ये आप लोग का मैराथन सेशन, यहाँ पे मैराथन क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है। उससे पहले मैं आप लोग के जानकारी के लिए कुछ बता देना चाहता हूँ कि गिरिडीह चौकीदार स्पेशल, तो आप लोगों के लिए स्पेशल एक बैच लाया गया है, जुनून बैच। और फ़ी मात्र देख सकते हैं 199 रुपये फ़ी रखा गया है। ये वन टाइम फ़ी रखा गया। आप इस फ़ी को एक ही समय एक ही बार पेमेंट कीजिएगा और आप लोग को जब तक एग्जामिनेशन नहीं होंगे तब तक आप लोग को इसमें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे। और इस जुनून बैच की खासियत क्या है? तो इस जुनून बैच की खासियत है कि यहाँ पे आप लोग को प्रॉपर नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ ही साथ वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यू। जिस प्रकार हम लोग जैसे गिरिडीह का भूगोल पढ़े तो उसी दिन हम लोग गिरिडीह से भूगोल से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट कर लेंगे। ठीक कंप्लीट जब हम लोग का सिलेबस हो जाएगा, उसके बाद जैसे एग्जामिनेशन के नज़दीक हम लोग चले जाएंगे, उस समय आप लोग को 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें आप लोग को जिला से संबंधित भी वीडियो लेक्चर नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ आप लोग को क्षेत्रीय भाषा जो आप लोग खोटा चूज कीजिएगा या फिर जो वहाँ पे जो 2-3 क्षेत्रीय भाषा है उससे रिलेटेड आप लोग को नोट्स, प्रॉपर व्याकरण हो, साहित्य सेक्शन हो, कंप्लीट नोट्स, यानी कि हम लोग प्रॉपर बात करते हैं जो आप लोग को चौकीदार भर्ती में 50 प्रश्न का जो सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस का यहाँ पे आप लोग को संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है इस जुनून बैच में। तो यहाँ पे आप लोग इस बैच से जुड़ करके अपने तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हैं। यदि आप इस बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से संपर्क करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। और मैं उन सभी कैंडिडेट का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझ पर ये विश्वास जताया और वो मुझे इस काबिल समझे कि वाकई में ये हमारे जो शुभम सर है, ये हम लोग को चौकीदार भर्ती को पार लगा सकती हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट इस बैच से जुड़ चुके हैं। तो जो कैंडिडेट अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोग सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे सभी कंटेंट एक जगह आप लोग को संकलित करके मिलेगा। तो इससे आप लोग की समय की भी बचत होगी और साथ ही साथ यहाँ पे ग्रुप में बेस्ट गाइडेंस और एक सर्कल मिल जाएगा। बाकी आप अपने स्वेच्छा अनुसार यदि जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट के मन में ये डोट, थोड़ा ये नेगेटिव थॉट बने रहते हैं कि क्या ये कोई फेक चैनल तो नहीं है, यहाँ पे हम लोग को ठग तो नहीं दिया जाएगा। तो आप लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए ये वीडियो क्लिप आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ ही दिन पहले आप लोग को जो गुमला का PYQ दिया गया है उसमें ये आप लोग को PDF के तौर पर वहाँ पे कराया गया था। इसे ओपन करके भी हम लोग देख सकते हैं। ये देखिए प्रॉपर ये इस PDF से आप लोग को क्लासेस करवाई गई थी। उसके बाद अभी ये जो आप लोग सेशन देख पा रहे होंगे, ये देख पा रहे होंगे गिरिडीह PYQ, जो हम लोग अभी जस्ट 26 पेज का जो PYQ किए, देखिए ये कंप्लीट 26 पेज के ये प्रश्न है। ये तो चलिए PYQ का ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये झारखंड, ये जो 22 पेज आप लोग को ग्रुप में शेयर कर दिया गया है वो ठीक है। देखिए यहाँ पे गिरिडीह ज़िला का करंट अफेयर्स, ये आप लोग का गिरिडीह ज़िला का करंट अफेयर्स, इसका भी प्रॉपर 19 पेज में आप लोग को जहाँ से अनेक पुस्तक में जहाँ से भी कंटेंट मिले हैं, सभी कंटेंट यहाँ पे आप लोग को 19 ये करंट अफेयर्स, साथ ही साथ ये आप लोग को अपडेट होते रहेंगे। ये तो हो गया गिरिडीह करंट अफेयर्स का। आगे हम लोग बात करते हैं तो ये देखिए आप लोग जो गिरिडीह ज़िला से रिलेटेड यदि हम लोग बात करते हैं तो गिरिडीह ज़िला का देखिए ये गुमला ज़िला का 52 पेज का ये उनका लिए बताया गया है, PDFs बनाए गए हैं। ये गुमला का अलग, तो गुमला का क्लास अलग चलता है, गिरिडीह ज़िला का क्लास अलग चलता है। देखिए
गुमला का करंट अफेयर्स ये कितने पेज में है, सो 30 पेज में है गुमला का करंट अफेयर्स। इसी प्रकार ये करंट अफेयर्स अपडेट होते रहेंगे। ये देखिए गुमला ज़िला का, ये गुमला ज़िला का कंप्लीट आप लोगों को ये 52 पेज का ये आप लोग को नोट्स देखने को मिलेगा। साथ ही हम लोग गिरिडीह जिला का बात करते हैं तो ये सबसे पहले आप लोग का ये है सिलेबस जिक्र किया गया है, कंप्लीट सिलेबस। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कंप्लीट ये इसका नोट्स आप लोग को ये प्रोवाइड किया जाएगा गिरिडीह ज़िला का, जिसमें देखिए गिरिडीह जिला परिचय देखते हैं। गिरिडीह जिला परिचय टॉपिक 1 इस प्रकार आप लोग को कंप्लीट यहाँ पे देख सकते हैं। ये कंप्लीट आप लोग को कौन डीसी है, साथ ही साथ उसका फिगर आउट भी प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप लोग को याद करने में आसानी होगी। जैसे देखिए ये अनुमंडल की संख्या 3 है, यहाँ के कौन पदाधिकारी हैं वो चीज़ भी हम लोग को पढ़ने हैं। अंचल का नाम देखिए 13 अंचल 13 प्रखंड है, जो कि वहाँ पे आप लोग को प्रखंड अधिकारी सभी का यहाँ पे नाम जिक्र किया गया है। साथ ही साथ ये विधानसभा क्षेत्र है वो उनका नाम जिक्र किया गया है। और ये हम लोग जो व्यक्तित्व के तौर पर पढ़ते हैं बाबूलाल मरांडी, इनका भी संपूर्ण यहाँ पे आप लोग को व्यक्तित्व देखने को मिलेगा। इस प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं ये कंप्लीट अर्थव्यवस्था का ये सेक्शन आ चुका है। इस प्रकार कंप्लीट आप लोग को जहाँ पे मैप का ज़रूरत पड़ा है वहाँ पे आप लोग को मैपिंग लगाया गया है, ये कंप्लीट आप लोगों के लिए। तो चलिए बाकी यदि आप इस बैच से जुनून बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा नंबर। इस नंबर पे डायरेक्टली थ्रू आप कांटेक्ट करके इस जुनून बैच से जुड़ सकते हैं। बाकी चलिए जो आज का हम लोग लेक्चर है उस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। गिरिडीह जिला, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये देख सकते हैं झारखंड दरोगा में ये प्रश्न पूछा गया है, झारखंड की उप राजधानी है। तो झारखंड की उप राजधानी क्या चीज़ है, ऑप्शन देख पा रहे होंगे। झारखंड की उप राजधानी है दुमका। यहाँ तो दुमका की बात गई गई है, लेकिन यहाँ पे इस प्रश्न को लाने का बस पर्पस यही है कि आप जो देख पा रहे होंगे झारखंड की उप राजधानी है दुमका। इस प्रकार झारखंड की और 3 राजधानी को उप राजधानी के तौर पर प्रस्तावित किया गया है। व्याख्या यहाँ पे देख सकते हैं, झारखंड की उप राजधानी दुमका है। झारखंड के 3 और शहरों को उप राजधानी बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें से कौन कौन से हैं तो एक मेदिनीनगर, एक चाईबासा और एक गिरिडीह। मेदिनीनगर, चाईबासा, गिरिडीह इन तीनों को प्रस्तावित किया गया है झारखंड के उप राजधानी के तौर पर। तो चूंकि गिरिडीह का नाम यहाँ पे आ रहा है इस कारण से ये इम्पोर्टेंट बन जाता है हम लोग के लिए। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड का जो प्राचीन इतिहास है तो उस इतिहास से रिलेटेड यहाँ पे देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है। सो जो झारखंड का नामकरण हम लोग पढ़ते हैं इतिहास सेक्शन में। देखिए प्रश्न पूछा गया है, ये टीजीटी एग्जामिनेशन जो 9-10 का एग्जामिनेशन होता है और आईआरबी एग्जामिनेशन 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था। महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित, महाभारत काल में जो ऋग्वेद में वर्णित है किक्कट, इस किक्कट प्रदेश को झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किसमें स्थित है। महाभारत काल में बात करते हैं, ऋग्वेद में वर्णित जो किक्कट प्रदेश है, कौन सा प्रदेश, किक्कट प्रदेश। तो ये किक्कट प्रदेश की बात यहाँ पे आई है। किक्कट प्रदेश झारखंड के किस जिला में अवस्थित है, किक्कट प्रदेश। तो ये किक्कट प्रदेश झारखंड के गिरिडीह जिला में अवस्थित है। यहाँ पे व्याख्या देख सकते हैं, महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित किक्कट प्रदेश झारखंड के गिरिडीह जिला में अवस्थित है। ये देख सकते हैं प्रॉपर आप लोग को 26 पेज का ये प्रश्न का यहाँ पे संकलित किया गया है। और इन प्रश्नों को देख करके, चूँकि ये आप लोग को हाईलाइट प्रश्न है, ये प्रश्न आप लोग को हल्के नज़र आ रहे होंगे, लेकिन इससे डीपली हम लोग को जा कर के पढ़ना है। क्योंकि झारखंड का जेसीसी आयोग के द्वारा जो भी एग्जामिनेशन है तो समझिए वहाँ पे प्रश्न पूछने का तरीका क्या है कि सभी 24 जिला से, तो जाहिर सी बात है जिला में तो पूरा अंदर तक डीपली प्रश्न तो पूछा नहीं जाएगा। जैसे कि गिरिडीह जिला के कौन, धनवार क्षेत्र के विधायक कौन है, ये सब तो यहाँ पे पूछा नहीं जाएगा, चूँकि ये पूरा झारखंड का एग्जामिनेशन है और इतना डीपली कहीं पे विधायक का नाम थोड़ी पूछेगा। तो इस कारण से हम लोग को जो झारखंड पढ़ रहे हैं तो झारखंड का डीपली पढ़ना पड़ेगा, हम लोग को गिरिडीह का डीपली पढ़ना पड़ेगा। गिरिडीह के अंचल अधिकारी कौन है, अनुमंडल पदाधिकारी कौन है, पहले डीसी कौन थे, अंतिम डीसी कौन थे, अभी वर्तमान डीसी कौन है, और जो विधानसभा क्षेत्र है उन विधानसभा क्षेत्र में
5 में कौन विधायक थे, इतना डीपली जाकर के हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। और ये प्रॉपर नोट्स कंटेंट स्टडी मटेरियल आप लोग को लाइव क्लासेस है, जो कि ये क्लासेस आप लोग को उस बैच में कराया जा रहा है। प्रश्न देख पा रहे होंगे जैन धर्म का बहुत ही इससे रिलेटेड पारसनाथ पहाड़ी आप लोग को पता ही होगा, काफ़ी प्रश्न इससे पूछे गए हैं अलग अलग एग्जामिनेशन में। देखिए मेंस एग्जाम होता है दरोगा के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, जैनियों के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने खाली स्थान जिले में शिखरजी पर मोक्ष प्राप्त की थी। तो मोक्ष कहाँ पे प्राप्त किया गया था? गिरिडीह जिले में। कहाँ पे? गिरिडीह जिले में। व्याख्या यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पारसनाथ ने गिरिडीह जिले में शिखरजी समेत शिखर वही हो गया, समेत पर्वत या फिर पारसनाथ पहाड़ी, दोनों एक ही चीज़ है। पारसनाथ पहाड़ी पर मोक्ष प्राप्त किया, संभवतः इन्हीं के नाम पर पारसनाथ का नामकरण हुआ। जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, तो इसी के नाम पर पारसनाथ नामकरण किया गया है। पार्श्वनाथ एकमात्र तीर्थकर थे जिन्होंने इस कलयुग में कलिका कल्पतरु यानी कि कल्प वृक्ष की उपाधि प्राप्त की थी। किसकी उपाधि? कल्प वृक्ष की। अगला प्रश्न है, जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लोर ए यादगा की यात्रा का संदर्भ में मुंडारी में जिसका अर्थ है लोर ए यादगा, इसका अर्थ क्या हो जाता है? आंसुओं की नदी। क्या चीज़? आंसुओं की नदी। तो ये किस लिए ये प्रश्न यहाँ पे आया, इंपॉर्टेंट है। देखिए जैन धर्म, चूंकि ये भी जैन धर्म से रिलेटेड है, तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे कौन? भगवान महावीर का जैन ग्रंथों में लोर ए यादगा की यात्रा का वर्णन है, जिसका मुंडारी में अर्थ होता है आंसुओं की नदी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के किस तीर्थकर ने पारसनाथ में महासमाधि ली थी? जैन धर्म के किस तीर्थकर ने पारसनाथ में महासमाधि ली थी? तो वो कौन कौन तीर्थकर थे? वो थे 20वें और 23वें तीर्थकर। कौन? 20वें और 23वें तीर्थकर। 20वें तीर्थकर कौन थे? मुनि सुरवत। और 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, जिन्होंने पारसनाथ में मोक्ष प्राप्ति यानी कि महासमाधि ली थी। अगला प्रश्न है, झारखंड में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान, सबसे ऊंची चोटी, और ये प्रश्न भी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। तो झारखंड का जो सबसे ऊंची चोटी है वह है पारसनाथ पहाड़ी। इसे हम लोग समेत शिखर के नाम से भी जानते हैं। इसकी व्याख्या यहाँ पे, और देखिए ये प्रश्न कितने अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा गया है। सो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी से रिलेटेड कछपाल मेंस, कछपाल का जो मुख्य परीक्षा होता है मेंस 16 में, पीजीटी 2017 में हुआ था, वो दरोगा पीटी में पूछा गया, दरोगा मेंस में पूछा गया। तो देखिए कितने अलग अलग वेरियस एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछे गए हैं। सो व्याख्या हम लोग यहाँ पे देखते चलिए। झारखंड का सबसे ऊंचा स्थल गिरिडीह जिला में स्थित है। कहाँ पे? गिरिडीह जिला में स्थित है। पारसनाथ शिखर है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से मीटर में पूछा जाता है, तो मीटर में 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितना? 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। कौन सा कलर लिया जाए? ग्रीन, वही कलर ठीक है हमारे लिए। 1365 मीटर में यदि पूछा जाए तो मीटर में 1365, और यही जब फीट में पूछा जाता है तो 4480 फीट होता है। कहीं कहीं किसी बुक में आप लोग को 4478, तो ऑप्शन में जो देखने को मिले इनमें से एक ही ऑप्शन में देखने को मिलेगा, और ये दोनों नहीं देखने को मिलेगा तो इसी के आगे पीछे 1-2 फीट आप लोग को पीछे देखने को मिलेगा, तो आप लोग को उसी को टिक आउट करना है। अब ये नहीं रट लगा बैठना है कि 4480 4478 पढ़े थे, अब वहाँ पे आ गया 4476, तो नहीं उसको मारिएंगे नहीं। तो नहीं, वो आंसर आप लोग को 4476 को ही आंसर मान के वो पूछा गया है, तो उसी के आगे पीछे जो भी प्रश्न रहेंगे उसको टिक आउट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वें जैन तीर्थकर पारसनाथ के नाम पर रखा गया है, इन्हीं के नाम पर रखा गया है। चलिए ठीक है। जिन्हें यहाँ मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। संथाल जनजाति के लोग, ये इम्पोर्टेंट है, संथाल जनजाति के लोग पारसनाथ पहाड़ी को मरांग बुरु यानी कि जिसका अर्थ होता है महान पर्वत, सर्वोच्च देवता कहते हैं। वे बैसाख में पूर्णिमा दिवस पर एक शिकार त्यौहार मनाते हैं। और यहाँ पे जो बात करते हैं, जो 24 तीर्थकर थे जैन धर्म के, तो 24 में से 20 तीर्थकर यहाँ पे मोक्ष प्राप्ति हुई है।
अगला प्रश्न है पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया गया, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, 4480। यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है 4480। सो यही इसका राइट प्रश्न हो जाता है आंसर। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है, पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। समुद्र तल से पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर। मीटर में ऊंचाई कितनी है, 1365 मीटर। और फीट में बात की जाए तो 4478, 4480 दोनों आप लोग को देखने को मिलेगा। सो जो ऑप्शन देखिए यहाँ पे 80 को इंक्लूड किया गया है तो 78 नहीं है, तो उसी प्रकार एक ही चीज़ आप लोग को ऑप्शन में देखने को मिलेगा। और ये जो पारसनाथ पहाड़ी है यह अवशिष्ट पर्वत का अच्छा उदाहरण है। पारसनाथ पहाड़ी किस पर्वत का उदाहरण है, तो पारसनाथ पहाड़ी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ये भी याद रखिएगा कि पारसनाथ पहाड़ी किस पर्वत का उदाहरण है, तो अवशिष्ट पर्वत का ये उदाहरण है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, तो यहाँ पे देखिए मीटर में पूछ लिया गया है, 1365 मीटर। अगला प्रश्न है समुद्र तल से ऊपर पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। समुद्र तल से पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। अब देखिए हम लोग तो पढ़े थे क्या चीज़, 4480 एक पढ़े थे, एक 4478। अब इनमें से कोई ऑप्शन ही यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो वही चीज़ हम लोग फिर ऐसे कंडीशन में क्या करना है, तो इसके अप्रोक्स में, इसके नज़दीक में आगे पीछे कौन सा दिया गया है सो देखिए। 4431, हाँ 4480, 4400 है ना, काफ़ी है, यानी कि उसी के आगे पीछे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आप लोग को क्या करना है, टिक मार ही देना है, ये नहीं सोचना है कि नहीं मारेंगे, टिक मार देना है। अब ये माइंड में सेटअप कर लेंगे क्वेश्चन ही गलत पूछ दिया तो नहीं। जेसीसी का अधिकांश एक प्रश्न आप देखिएगा तो वो अप्रोक्स में दिया रहता है, इसी प्रकार एक्यूरेट नहीं, आगे पीछे का डाटा दिया रहता है। सो यहाँ पे जो है आप इसी को टिक आउट कर दीजिएगा, बाकी आयोग का काम है इसका नंबर देगी या फिर नहीं देगी। सो अगला प्रश्न है पारसनाथ की पहाड़ी किस जिले का हिस्सा है। पारसनाथ की पहाड़ी है यह किस जिला का हिस्सा है, तो पारसनाथ की पहाड़ी ये गिरिडीह जिला का हिस्सा है। आइए हम लोग व्याख्या, और हाँ इसका जो भी इस 25 पेज में आप लोग को प्रश्न लाए गए हैं, आपको क्या करना है कि अपना जो भी नोट्स है उस नोट्स में एक एक लाइन आप लोगों को इसी प्रकार पूरा फोटोकॉपी पूरा छाप देना है अपने हैंड रिटेन नोट्स में। चूँकि आप लोगों को जो पढ़ना है वो जिला से संबंधित समान ज्ञान, तो एक एक कंटेंट जो भी उससे रिलेटेड जानकारियाँ मिलती है सभी चीज़ों को वन लाइनर के फॉर्मेट में देख सकते हैं। यहाँ पे व्याख्या, तो इतने सारे व्याख्या से आप लोग के यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं, हर एक लाइन में एक प्रश्न आप लोग का पूछा जा सकता है। देखिए जो पारसनाथ पहाड़ी है वो तो गिरिडीह जिला का हिस्सा है। एक प्रश्न तो यहीं पे देख लिए किस प्रकार पूछा गया, झारखंड दरोगा के एग्जामिनेशन में पूछा गया। एक प्रश्न यहाँ पे पूछ लिया जा सकता है, यह बाय पार्ट गिरिडीह पठार का हिस्सा है। पारसनाथ पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है, गिरिडीह पठार का हिस्सा है। और देखिए किस नाम से ये चर्चित है, तो समेत शिखर के नाम से भी इसे जाना जाता है। एक प्रश्न यहाँ पे बनेगा कि जो जैन धर्म के 24 तीर्थकर हैं तो उनमें से कितने तीर्थकर के द्वारा यहाँ पे मोक्ष प्राप्ति की गई है, तो 24 में से 20 तीर्थकर ने यहाँ पे मोक्ष प्राप्ति की है। यहाँ 23वें तीर्थकर और ये पारसनाथ पहाड़ी नाम किसके नाम पर पड़ा हुआ है, तो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के नाम पर यहाँ पे पड़ा हुआ है। यहाँ जैनियों के दोनों संप्रदाय पूछेगा कि जैन के कितने संप्रदायों को मंदिर को यहाँ पे स्थापित किया गया है, तो जैन धर्म के दोनों संप्रदाय के मंदिर को यहाँ पे स्थापित किया गया है। एक तो श्वेतांबर और दिगंबर, ये दोनों संप्रदाय के मंदिर यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। एक प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, यह स्थान मधुवन के नाम से भी विख्यात है। और ये जो पारसनाथ पहाड़ी जिस स्थान पर है वो मधुवन के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो ये भी पूछा जाएगा कि मधुवन किस ज़िले के अंतर्गत आता है, तो मधुवन आप लोग का गिरिडीह जिला में अवस्थित है। अगला प्रश्न है पारसनाथ पहाड़ी का निर्माण किस चट्टान से हुआ है। इससे पहले अभी हम लोग कुछ समय पहले पढ़े थे कि अवशिष्ट पर्वत का ये उदाहरण है। पारसनाथ पहाड़ी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। और चट्टान यदि पूछे तो आर्कियन युग का ये चट्टान से निर्माण हुआ है पारसनाथ पहाड़ी का। और जो ये पारसनाथ पहाड़ी है इसके किनारे से कौन सी नदी होकर के गुजरती है, तो पारसनाथ पहाड़ी के किनारे, पारसनाथ पहाड़ी के नज़दीक से ब्राकर नदी गुजरती है। कौन सी नदी, ब्राकर नदी।
कौन सी नदी? ब्राकर नदी। अगला प्रश्न है, हिमालय क्षेत्र के पशु निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र के पशु निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमालय क्षेत्र के जो पशु है वह पारसनाथ पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। व्याख्या देखिए, हिमालय क्षेत्र के पशु झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पारसनाथ पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? पारसनाथ पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? ये भी हम लोग व्याख्या में देखें तो पारसनाथ पहाड़ी आप लोग का गिरिडीह पठार का हिस्सा है। किसका? गिरिडीह पठार का हिस्सा है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, झारखंड के गिरिडीह जिले में कौन सी प्रसिद्ध पहाड़ी स्थित है? झारखंड के गिरिडीह जिले में कौन सी प्रसिद्ध पहाड़ी स्थित है? तो झारखंड के गिरिडीह जिले में जो प्रसिद्ध पहाड़ी स्थित है उस पहाड़ी का नाम है पारसनाथ पहाड़ी। ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर। फीट में 4480 फीट देखने को मिल सकता है या फिर 4478। यदि ये दोनों नहीं देखने को मिलता है तो इसके आगे पीछे जो देखने को मिले वही चीज़ आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। तो अवशिष्ट पर्वत का ये उदाहरण है। आर्कियन युग चट्टान से इसका चट्टान पूछेगा तो आर्कियन युग के चट्टान, पर्वत पूछेगा तो अवशिष्ट पर्वत से निर्माण है। और 24 में से 20 यहाँ पे मोक्ष प्राप्त हुए हैं। और समाधि स्थल तो 20वें तीर्थकर और 23वें तीर्थकर का समाधि है। और पारसनाथ पहाड़ी किनके नाम पर पड़ा है? तो 23वें तीर्थकर पारसनाथ के पार्श्वनाथ के नाम पर ही ये पारसनाथ यहाँ का नाम पड़ा है। इस इलाके को मधुवन के नाम से भी जाना जाता है। और पारसनाथ पहाड़ी का जो उपनाम यदि हम लोग बात करते हैं तो पारसनाथ पहाड़ी को अन्य नाम यानी कि समेत शिखर के नाम से भी जाना जाता है। कुछ यहाँ पे चलिए हम लोग व्याख्या देखते हैं। कोडरमा गिरिडीह पठार पर हजारीबाग पठार से पूर्व में कटक के रूप में निकलती पहाड़ियों की ये श्रृंखला है। इसी श्रृंखला में पारसनाथ पहाड़ी है जो झारखंड के पठार के शिखर है। यह पठारी NH-19 जिसे पूर्व का ये NH2 कहा जाता था तो NH2 का नाम बदल करके अब कर दिया गया है NH-19। तो ये जो पारसनाथ पहाड़ी है ये पारसनाथ पहाड़ी नेशनल हाईवे 19 जो पहले नेशनल NH2 के नाम से जाना जाता था अब इसका नाम चेंज हो गया NH-19। तो NH-19 आप लोगों को याद रखना है। तथा डुमरी गिरिडीह मार्ग के बीच में मधुवन के पास अवस्थित है। एग्जैक्ट लोकेशन पारसनाथ पहाड़ी का बात करते हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग 19 तथा डुमरी गिरिडीह मार्ग के बीच में मधुवन नामक स्थान पर ये अवस्थित है। अगला प्रश्न देखिए, किऊल नदी झारखंड के किस जिले से निकलती है? कौन सी नदी? किऊल नदी। तो झारखंड से एक नदी निकलती है किऊल नदी। और ये किस जिले से निकलती है? तो झारखंड के गिरिडीह जिला से किऊल नदी का उद्गम होता है। किऊल नदी गिरिडीह जिले से निकलती है और यह गंगा की सहायक नदी है। किऊल नदी किसकी सहायक नदी है? किऊल नदी ये गंगा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, कोनार कुंड प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? कौन सा कुंड प्रोजेक्ट? कोनार कुंड प्रोजेक्ट। तो कोनार कुंड प्रोजेक्ट ये किस जिले में अवस्थित है? कोनार कुंड ये जो प्रोजेक्ट है वह गिरिडीह जिले में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उसरी फॉल। कौन सा फॉल? उसरी फॉल। उसरी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो उसरी ये जो जलप्रपात है ये गिरिडीह जलप्रपात गिरिडीह जिला में अवस्थित है। दरोगा PT 2017 का प्रश्न है, उसरी जलप्रपात। यहाँ पे मेनली ये दो काफ़ी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। उसरी जलप्रपात किऊल नदी, उसरी जलप्रपात किऊल नदी और एक नदी ब्राकर नदी के किनारे ही अवस्थित है पारसनाथ पहाड़ी। अगला प्रश्न है, उसरी जलप्रपात। उसरी जलप्रपात गिरिडीह जिले में स्थित है। यह जलप्रपात उसरी नदी जो उसरी जलप्रपात गिरिडीह जिले में अवस्थित है तो ये उसरी नदी पर किस का स्थान पर अवस्थित है उसरी जलप्रपात? तो उसरी जलप्रपात झारखंड के गिरिडीह के खंडोली पहाड़ी में। कहाँ पे? खंडोली पहाड़ी। गिरिडीह में अवस्थित है खंडोली पहाड़ी। तो उस खंडोली पहाड़ी में अवस्थित है उसरी जलप्रपात और ये उसरी नदी पर स्थापित बना हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, उसरी जलप्रपात झारखंड के निम्न जिले में से किस जिले में स्थित है? उसरी जलप्रपात। तो ये उसरी जलप्रपात कहाँ पे? गिरिडीह में अवस्थित है। ये भी दरोगा PT 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है देखिए, सीजीएल PT 2016 का ये प्रश्न है, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला विश्व में अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है? अभ्रक
जब हम लोग गिरिडीह का अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे कौन कौन से खनिज गिरिडीह जिला में पाए जाते हैं प्रमुख तौर पर। तो कौन सा ऐसा जिला है जो कि विश्व में अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है? यहाँ पे हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? हजारीबाग। आंसर यदि पूरा एक्यूरेट बात करते हैं तो वो हम लोग का कोडरमा हो जाता है। क्या चीज़? कोडरमा। बट अभ्रक के लिए 3 जिले प्रमुख तौर पर आप लोग को प्रसिद्ध है, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह। कौन कौन से जिले? कोडरमा जिला, हजारीबाग जिला और गिरिडीह। इन तीनों ऑप्शन में सबसे पहली प्राथमिकता हम लोग को कोडरमा को देना है, ये फर्स्ट नंबर पर। सेकेंड प्राथमिकता हजारीबाग को, तीसरी प्राथमिकता गिरिडीह। यदि ऑप्शन में कोडरमा नहीं देखने को मिलेगा तो दूसरा ऑप्शन यानी कि हजारीबाग को टिक आउट करेंगे। जैसे देखिए, यदि यहाँ पे कहीं पे भी इस गढ़वा में यदि कोडरमा रहता ऑप्शन नंबर सी में तो कोडरमा हमारा सही आंसर हो जाता। बट यहाँ पे कोडरमा ऑप्शन में नहीं है, इस कारण से जो सेकेंड प्रायोरिटी है वो हम लोग को हजारीबाग को देना है। यदि यहाँ पे हजारीबाग भी नहीं होता और इसके स्थान पर गिरिडीह होता तो हम लोग थर्ड प्रायोरिटी जो गिरिडीह को देते हैं वही हमारा आंसर हो जाता। तो अभ्रक के लिए मुख्य स्रोत सर्वाधिक जो समृद्ध मात्रा में पाए जाते हैं अभ्रक कहाँ पे? कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग में। अगला प्रश्न है, अभ्रक की खानें अधिकतर निम्न जिलों में पाई जाती है। अब देखिए, गिरिडीह, कोडरमा, दुमका दोनों ए एवं बी। ये उत्पाद 2019 का प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए, जबकि दोनों का यहाँ पे दे दिया गया है तो दोनों में ही टिक करेंगे, गिरिडीह और कोडरमा, चूँकि ये दोनों समृद्ध यहाँ पे इस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, अभ्रक ज़्यादातर गिरिडीह के किस किनारे के पास पाया जाता है? अभ्रक ज़्यादातर गिरिडीह के किस किनारे के पास पाया जाता है? देखिए, गिरिडीह जिला का जिक्र किया गया तो गिरिडीह जिला के ये किस किनारे पर पाया जाता है? तो तीसरी और गाँवा किनारे पर अभ्रक ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के गिरिडीह जिले में प्रचुर मात्रा में कौन सी खनिज पाई जाती है? झारखंड के गिरिडीह जिला में प्रचुर मात्रा में कौन सा खनिज पाई जाती है गिरिडीह जिले में? तो गिरिडीह जिले में कहने का तात्पर्य है कि सर्वाधिक मात्रा में अभ्रक पाया जाता है। देखिए, गिरिडीह जिला का यहाँ पे जिक्र किया गया। तो अभ्रक मेनली याद रखना है हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह। हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में अभ्रक बड़े पैमाने पर पाया जाता है? देखिए, यहाँ पे पहला प्राथमिकता हम लोग किसको दे रहे थे? कोडरमा को। कोडरमा ऑप्शन में नहीं है। दूसरा प्राथमिकता किसको दे रहे थे? हजारीबाग को। हजारीबाग ऑप्शन में है? नहीं है। तो एट द एंड थर्ड प्रायोरिटी हम लोग किसको दे रहे थे? गिरिडीह को। तो गिरिडीह क्या ऑप्शन में? हाँ, बिल्कुल ऑप्शन में है। तो झारखंड के किस ज़िले में अभ्रक बड़े पैमाने पर पाया जाता है? गिरिडीह ज़िला में बड़े पैमाने पर, और वो प्रखंड है तीसरी और गाँवा प्रखंड। पूछेगा अभ्रक जो पाया जाता है किस प्रखंड में पाया जाता है? तीसरी और गाँवा प्रखंड में ये पाया जाता है। तीसरी और गाँवा प्रखंड के क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में अभ्रक पाई जाती है। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क से होकर नहीं गुजरती। स्वर्णिम चतुर्भुज से होकर के नहीं गुजरती तो किससे नहीं होकर के गुजरती है? रांची। तो यहाँ पे इसका आंसर तो रांची। आप सोचिएगा, रांची इसका आंसर गिरिडीह है तभी तो ये प्रश्न लाया गया है। तो नहीं, प्रश्न लाने का बस आपका पर्पस यही मकसद है कि जो स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क है ये बरही, धनबाद और गिरिडीह से होकर के गुजरती है। गिरिडीह से भी होकर के गुजरती है स्वर्णिम चतुर्भुज। इस कारण से इस प्रश्न को लाने का ये मेन मकसद है। प्रश्न यहाँ पे देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज भारत का एक प्रसिद्ध राजमार्ग है जो कई औद्योगिक, सांस्कृतिक एवं कृषि संबंधी नगरों को जोड़ता है। इसका आकार बहुत सीमा तक चतुर्भुज के समान दिखता है, इस कारण इसका नाम सार्थक है। यह परियोजना भारत की सबसे बड़ी तथा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। 2001 में भारत के तत्कालिक जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा यह शुरू किया गया था, स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क। और ये स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क झारखंड के किस किस स्थान से होकर के गुजरती है, ये नाम हम लोग को कन्फर्म याद ही रखना चाहिए। एक तो है बरही, गिरिडीह और धनबाद। बरही, गिरिडीह, धनबाद। बरही कहने का तात्पर्य है ये हजारीबाग ज़िले के अंतर्गत आता है। सो जिला में 3 याद रखना है, हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद। गिरिडीह चूँकि यहाँ पे नाम आया है इस कारण से ये इम्पोर्टेंट है।
अब देखिए यहाँ पे पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, तो बाबूलाल मरांडी से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न क्यों लाए गए हैं, तो इससे रिलेटेड प्रश्न इसीलिए लाए गए हैं चूँकि अभी गिरिडीह में धनवार विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो वहाँ से ये विधायक हैं, और विधायक के साथ साथ ये इनकी ये विशेषता है कि ये पहले झारखंड के पहले सीएम रह चुके हैं। इस कारण से इससे प्रमुख व्यक्तित्व के तौर पर इनका व्यक्तित्व हम लोग को पढ़ना ही पड़ेगा। इनके द्वारा व्यक्तित्व बात करते हैं तो 2006 ईस्वी में इनके द्वारा झारखंड विकास मोर्चा पार्टी का गठन किया गया है। वो अब झारखंड विकास मोर्चा 2020 में पुनः ये बीजेपी में विलय हो गया है। तो प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, झारखंड के जो पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल के थे, तो पहले ये किस राजनीतिक दल के थे, भारतीय जनता पार्टी। पहले ये बीजेपी से ही जो भी चुनाव लड़ा करते थे, बाद में 2006 में बीजेपी से अलग होकर के अपना पार्टी झारखंड विकास मोर्चा पार्टी का गठन किए, और पुनः 2020 में कुछ ही दिन पहले जस्ट 2020 में मोरहाबादी मैदान रांची में झारखंड विकास मोर्चा पार्टी का विलय कर दिया गया बीजेपी पार्टी में। तो चलिए यहाँ पे इनका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप पर देखिए कब से कब तक कार्यकाल उनका था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी से 17 मार्च 2003 तक ये कार्यभार संभाला। 1998 में बाबूलाल मरांडी झारखंड के दिग्गज नेता शिबू सोरेन को पराजित कर दुमका से सांसद बने थे। तो दुमका से सांसद कब बने थे, 1998 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय वन पर्यावरण राज्य मंत्री के पद पर सुशोभित किया गया था। और 1999 की जब बात है, केंद्र सरकार में इन्हें 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय 1999 में इन्हें केंद्रीय वन एवं पर्यावरण का राज्य मंत्री पद भी से सुशोभित किया गया था। देखिए यहाँ पे वही चीज़ जो अभी हम लोग जिक्र किए, 2006 ईस्वी में भाजपा से मतभेद के कारण इन्होंने भाजपा से अलग होकर के अपना पार्टी झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक नाम से एक नया राजतांत्रिक दल बनाया 17 फरवरी 2020। वही देखिए आगे चल कर के 6 में तो नया पार्टी बनाया, ठीक है, बट 17 फरवरी 2020 में झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक का भाजपा में विलय कर दिया गया। तो ये पुनः 2020 17 फरवरी में भाजपा में विलय कर दिया गया। और अभी वर्तमान में बाबूलाल मरांडी की सीट की बात करते हैं, ये तो धनवार क्षेत्र से एक विधायक है और साथ ही साथ झारखंड के वर्तमान में प्रतिपक्ष के नेता है। तो ये 2 पद इनके पर अभी कार्यभार संभाल रहे हैं। अगला प्रश्न है, नवनिर्मित झारखंड राज्य की पहली सरकार निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी की थी। तो पहली राजनीतिक जो सरकार थी, तो पहली सरकार बाबूलाल मरांडी की सरकार झारखंड में थी, और उस समय वो किस पार्टी से संबंध रखते थे, बीजेपी पार्टी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में पहली सरकार रह चुकी है। कांस्टेबल 2016, झारखंड पुलिस, ये 2016 का एग्जामिनेशन है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बाबूलाल मरांडी ने किस अवधि तक मुख्यमंत्री के पद पर ये आश्रित कार्यभार संभाला था। तो अभी हम लोगों ने देखा था 15 नवंबर 2000, कब, 15 नवंबर 2000 से लेकर के 17 मार्च 2003, 15 नवंबर 2000 से लेकर के 17 मार्च 2003, ये डेट याद ही रखनी है। 2003 3 वर्ष, ये सिर्फ याद रखिए 3 वर्ष, हाँ ठीक है। 15 नवंबर से 17 मार्च, 15 नवंबर से 17 मार्च, 15 नवंबर से। अगला प्रश्न है, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन है। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन है। तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री की यदि हम लोग बात करते हैं, अगला प्रश्न है, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। और ये देखिए अलग अलग कितने एग्जामिनेशन में पूछा गया है, टीजीटी 2009 में, 5th जेपीएससी 2013 में, और ये सेक्रेटरिएट स्टेनोग्राफर मेंस 2015 में, झारखंड दरोगा पीटी 2017 में। इतने सारे एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा गया है। तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी। अगला प्रश्न है, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी राज्य के किस निर्वाचन क्षेत्र से आते थे। तो ये जो बाबूलाल मरांडी है राज्य के किस निर्वाचन क्षेत्र से आते थे। जब ये पहली बार यहाँ पे मुख्यमंत्री पद पर शपथ ग्रहण किए थे, उन समय इनका विधानसभा क्षेत्र था रामगढ़। कौन सा विधानसभा क्षेत्र थी, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र। आइए यहाँ पे थोड़ा और व्याख्या इनका जिक्र कर लेते हैं।
अलग झारखंड राज्य गठन के पश्चात 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बने। कब तक? 17 मार्च 2003 ईस्वी तक। उस समय बाबूलाल मरांडी दुमका लोकसभा क्षेत्र से सांसद एवं अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल 1999 वही बात है, मंत्रिमंडल में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री थे। झारखंड गठन के पश्चात राज्य ने पहली उपचुनाव की शुरुआत रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से हुई थी। रामगढ़ से ही राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी लगभग 20,000 मतों के अंतर से चुनाव जीते थे। वर्ष 2000 ईस्वी में अविभाजित बिहार में हुए चुनाव में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी शब्बीर अहमद कुरैशी उर्फ भेड़ा सिंह की जीत हुई थी। झारखंड अलग राज्य बनने के पहले ही 12 सितंबर 2000 ईस्वी को विधायक भेड़ा सिंह का निधन हो गया और उसी कारण झारखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री बनने के बाद बाबूलाल मरांडी को 6 माह के दौरान जब उनका निधन हो गया किनका, अहमद कुरैशी, तो उन्हीं के स्थान पर फिर से पुनः उपचुनाव किए गए और उपचुनाव के दौरान ये 6 माह के दौरान विधानसभा का सदस्य ग्रहण करना था। वर्ष 2001 ईस्वी में रामगढ़ उपचुनाव में बाबूलाल मरांडी चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री के पद पर बरकरार रहे। राज्य बनने के पश्चात रामगढ़ विधानसभा के तत्कालीन भाजपा विधायक शंकर चौधरी ने बाबूलाल मरांडी के चुनाव लड़ने हेतु रामगढ़ विधानसभा के सदस्य से इस्तीफा दे दिया। 2001 में संपन्न रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में बाबूलाल मरांडी भाजपा के टिकट पर विजयी हुई थी। अगला प्रश्न है, बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है? तो बाबूलाल मरांडी कितनी बार मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए झारखंड की सेवा की है? तो एक बार। कितनी बार? एक ही बार, जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी में 17 मार्च 2003 ईस्वी तक जो पहले मुख्यमंत्री थे बस उसी टाइम ये झारखंड के एक बार सिर्फ मुख्यमंत्री के सीट पर ग्रहण कर चुके हैं। अगला चलिए हम लोग व्याख्या यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं और हर एक व्याख्या आप लोग को अलग अलग व्याख्या यहाँ पे, ये नहीं कि एक ही व्याख्या चीज़ यहाँ पे रिपीटेशन नहीं देखने को मिलेगा। बाबूलाल मरांडी जो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे, इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में एक बार राज्य की सेवा की है। बाबूलाल मरांडी का जन्म, इनका जन्म स्थान देख लीजिए, चूँकि इनका व्यक्तित्व हम लोग को पूरा पढ़ने हैं तो एक एक लाइन आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। 11 जनवरी 1958 ईस्वी को गिरिडीह जिले के कोदाई बांक गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था। बाबूलाल मरांडी ये किस परिवार से संबंध रखते हैं? तो ये संथाल परिवार से संबंध रखते हैं और इनका जन्म 11 जनवरी 1958 ईस्वी में, गांव का नाम देखिए कोदाई बांक गांव में इनका जन्म हुआ था। और हाँ, जितने हल्के में इस गिरिडीह जिला का समान ज्ञान को ले रहे हैं प्लीज़ उतने हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बने हैं। और ये भी आप देख सकते हैं, ये जो व्याख्या हम लोग पढ़ रहे हैं यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि सिर्फ उसमें जिला से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाने हैं तो जाहिर सी बात है पूरा डीपली पूछा जाएगा इसमें। जैसे झारखंड में पूछा जाता है बिरसा मुंडा का जन्म स्थल, ये सब तिलका मांझी का, तो उस प्रकार यहाँ पे जो प्रमुख व्यक्तित्व वहाँ के गिरिडीह के, तो उनका भी जन्म स्थल पूछा ही जाएगा। तो कोदाई बांक गांव याद रखिएगा, संथाल परिवार से संबंध रखती हैं। वह अपने कॉलेज के दिनों में ही आरएसएस से जुड़े थे। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो बाबूलाल मरांडी थे वो किससे जुड़े हुए थे? आरएसएस से वो जुड़े हुए थे, जिसके बाद उन्हें झारखंड के विश्व हिंदी परिषद का संगठन सचिव बनाया गया था। इन्हें विश्व हिंदी परिषद का संगठन सचिव भी बनाए गए हैं। ये 1991 ईस्वी में बाबूलाल मरांडी भाजपा में शामिल हुए। कब? 1991 में ये भाजपा में शामिल हुए। 1998-99 में 2 बार दुमका लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने। 1998 और 99 में 2 बार दुमका लोकसभा से ये सांसद भी बन चुके हैं। 2004 में भाजपा के टिकट पर, 2009 में झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक के टिकट पर बाबूलाल मरांडी कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए हैं। और बाबूलाल मरांडी की राजनीति आने से पहले वो एक सरकारी स्कूल में टीचर थे। ये भी बात आप लोग को याद रखने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न है, बाबूलाल मरांडी झारखंड के
मुख्यमंत्री पद संभालते हैं, कौन से जिले को उप राजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया? तो झारखंड का जो उप राजधानी हम लोग पढ़ते हैं दुमका, इसका ऐलान भी जो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी है, इन्हीं के द्वारा ये ऐलान किया गया है। और साथ ही साथ जिस प्रकार ये प्रश्न लाने का यही पर्पस है, चूँकि ये देखिए जेपीएससी 2016 में प्रश्न पूछा गया है कि किस जिले को उप राजधानी के तर्ज पर विकसित करने की बात कही गई थी और किसके द्वारा? ये भी प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी के द्वारा दुमका जिले को, और अभी वर्तमान में प्रस्तावित उप राजधानी है मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, चलिए अब करीब ही है हम लोग। झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? देखिए जेई 2012 में ये प्रश्न पूछा गया है कि झारखंड विकास मोर्चा यानी कि प्रजातांत्रिक झारखंड विकास मोर्चा JVM, इसके संस्थापक कौन है? तो इसका संस्थापक 2006 ईस्वी में किया गया था। कब? 2006 ईस्वी में बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, गिरिडीह जिला कहाँ स्थित है? तो गिरिडीह जिला का अवस्थिति यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो गिरिडीह जिला का यदि हम लोग बात करते हैं, उत्तरी छोटा नागपुर डिवीज़न के मध्य भाग में, उत्तरी छोटा नागपुर के मध्य डिवीज़न भाग में ये गिरिडीह जिला अवस्थित है। इसकी अवस्थिति यहाँ पे भी याद रखिएगा ये चीज़ को। चलिए यहाँ पे व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। गिरिडीह जिला, तो गिरिडीह जिला किस ज़िले से अलग करके बनाया गया है? गिरिडीह जिला को हजारीबाग ज़िले से अलग करके बनाया गया है। कब? सो यहाँ पे देखिए, जिसका मुख्यालय गिरिडीह जिला का मुख्यालय गिरिडीह है। इसे 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को हजारीबाग ज़िले को विभाजित कर बनाया गया है। गिरिडीह जिला को हजारीबाग ज़िले से किस दिन अलग करके बनाया गया है? 4 दिसंबर 1972। 4 दिसंबर 1972 को गिरिडीह जिले का गठन किया गया है हजारीबाग ज़िले से अलग करके। और ये किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो हजारीबाग उत्तरी प्रमंडल मध्य भाग। अभी हम लोग अवस्थिति देखें तो ये उत्तरी प्रमंडल के लगभग मध्य भाग में स्थित है, वही चीज़ यहाँ पे संपूर्ण लिखा गया है। और गिरिडीह जिला के यदि हम लोग ये किससे सीमा साझा करता है उसका भी यहाँ पे जिक्र किया गया है, देख सकती हैं। गिरिडीह जिला यदि हम लोग झारखंड का इस प्रकार में बनाते हैं तो गिरिडीह आपका यहाँ पे पड़ता है। तो गिरिडीह के उत्तर में बात करते हैं, बिहार के जमुई और नवादा जिले को टच करता है। बिहार के जमुई और नवादा, बिहार के प्रश्न पूछेगा गिरिडीह जिला बिहार के कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो गिरिडीह जिला बिहार के 2 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, नवादा और जमुई। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नवादा और जमुई। और झारखंड में यदि हम लोग बात करते हैं तो पूर्व की तरफ देवघर को, किधर? पूर्व यानी कि इधर, ये आपका गिरिडीह है तो इधर आप लोग का देवघर और जामताड़ा, पूर्व में देवघर और जामताड़े के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। दक्षिण यानी कि नीचे तरफ, दक्षिण में धनबाद और बोकारो के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। पश्चिम यानी कि इधर आप लोग का हजारीबाग और कोडरमा के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। यदि यहाँ पे प्रश्न ये पूछेगा कि गिरिडीह जिला कितने राज्यों के साथ टच करता है? तो राज्य एक राज्य है, कौन सा राज्य? बिहार राज्य। पूछेगा झारखंड के कितने जिलों के साथ? तो झारखंड के 6 जिलों के साथ। पूछेगा बिहार और झारखंड मिला करके कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है? तो 8 जिले। प्रश्न ये पूछेगा कि गिरिडीह जिला बिहार के कितने जिलों के साथ सीमा स्पर्श करती है? तो बिहार के 2 जिले, एक तो आप लोगों का जिला है जमुई और एक जिला है बोकारो। अगला प्रश्न है, गिरिडीह जिला झारखंड के किस जिले से बना है? तो गिरिडीह जिला झारखंड के किस जिले से अलग होकर के बना है? हजारीबाग। कब बना है? 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को। वही प्रश्न यहाँ पूछा गया है, गिरिडीह जिला का गठन कब हुआ है? तो गिरिडीह जिला का गठन 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को हुआ है। गिरिडीह जिले का गठन यहाँ सिर्फ ईस्वी पूछ लिया गया है, तो ईस्वी में 1972, डेट एक्यूरेट याद रखना है, 4 दिसंबर 1972। गिरिडीह जिले कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल के रिगार्डिंग ये प्रश्न आप लोग को पूछ लिया गया है। तो गिरिडीह जिला का क्षेत्रफल, गिरिडीह जिला का यदि हम लोग क्षेत्रफल की बात करते हैं तो गिरिडीह जिला का क्षेत्रफल कितना है?
यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो 4853.56, किसी किसी बुक में ये आप लोगों को 4962 ये डाटा देखने को मिल सकता है। तो दोनों डाटा आप लोगों को याद रखना है। जिस प्रकार पारसनाथ की पहाड़ी ऊंचाई डाटा याद रखना है 4480 4478, तो क्षेत्रफल के रिगार्डिंग भी दो आप लोग याद रखिए, क्योंकि ये जो झारखंड सरकार की जो भी रिपोर्ट है उसमें ये दर्शाया गया है 4962, यानी कि सॉरी ये 4853। जो गिरिडीह का जब आप लोग देखिएगा क्रोम में गिरिडीह का जो भी विकिपीडिया है तो उसमें ये 4853.56 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलेगा। वहीं कहीं पे आप लोगों को ये देखने को मिलेगा 4962 किलोमीटर। तो अच्छा होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग तो यदि आंसर गलत कर देगा तो हम लोग तो उनसे लड़ नहीं सकती हैं। तो उससे अच्छा है कि यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, दोनों डाटा याद कर लेने हैं। इसीलिए जिस जिस जगह पर असमंजस की इस प्रकार की असमंजस का पड़ता है, इस प्रकार असमंजस का वक्त, तो उस जगह पे आप लोग को दो डाटा बता दिए जाते हैं कि कुछ बुक में अलग डाटा दिया हुआ है, कुछ बुक में अलग डाटा, ताकि वहाँ पे उस चीज़ को आप भी स्पष्ट कर सके, अन्यथा आप असमंजस में पड़े ही रहेंगे। इसीलिए हर एक डाटा जहाँ पे दो डाटा है क्लियरेंस नहीं है, दोनों डाटा को आपके साथ ये जिक्र कर दिया जा रहा है। व्याख्या यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल तो वो देख लिए 4853.56 वर्ग किलोमीटर, कहीं पे ये 4962 किलोमीटर भी देखने को मिल सकता है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो गिरिडीह का जनसंख्या घनत्व है 493। जनसंख्या यहाँ का लिंग अनुपात, ओवरऑल लिंग अनुपात बात करते हैं तो 944 लिंग अनुपात है। यहाँ की कुल जनसंख्या बात करते हैं तो 24,45,474, 24,45,474। ये सभी डाटाबेस आप लोग को 2011 जनगणना गिरिडीह का स्पेशल आप लोग को याद रखनी है। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के निम्नलिखित जिले में अवस्थित है। तो पारसनाथ पहाड़ी कहाँ पे अवस्थित है, ये गिरिडीह जिला में अवस्थित है। इसे देखिए, यहाँ पे व्याख्या देखिए, कुछ पर्यटक क्षेत्र जो कि गिरिडीह जिला के अंतर्गत आते हैं। एक तो हो गया पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह जिला में अवस्थित है, ये तो हम लोग पढ़ लिए। इसके अलावा पारसनाथ हो गया, मधुवन हो गया, हरिहर धाम हो गया, झारखंड धाम हो गया, खड़गडीहा का लंगेश्वरी बाबा मेला हो गया, खंडोली पहाड़ी हो गया। खंडोली पहाड़ी यहीं पे तो है उसरी जलप्रपात उसरी नदी पर, तो खंडोली पहाड़ी में ही वहाँ पे जो उसरी नदी है उसी पर खंडोली डैम बना हुआ है। उसरी जलप्रपात ये खंडोली पहाड़ी में ही अवस्थित है। बाल पहाड़ी बांध का नाम सुने होंगे, बाल पहाड़ी बांध, कौन सा पहाड़ी, बाल पहाड़ी बांध आदि यहाँ के प्रमुख एवं पर्यटक स्थल हैं। अगला प्रश्न है, गिरिडीह जिले में पाए जाने वाले पेड़ों की सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख प्रजाति कौन सी है। गिरिडीह जिला में पाए जाने वाले पेड़ों की सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख प्रजाति कौन सी है। तो सबसे प्रसिद्ध जो वृक्ष है वो है साल का वृक्ष। किसका वृक्ष, साल का वृक्ष। अगला प्रश्न है पारसनाथ से देखिए रिलेटेड, पारसनाथ पहाड़ी के लिए तीर्थ स्थल है। पारसनाथ पहाड़ी किस धर्म के लिए तीर्थ स्थल है, ये हम लोग व्याख्या में देखते ही आ रहे हैं। तो ये जैन धर्म के लिए ये रेवेन्यू स्टाफ मेंस मुख्य परीक्षा 17 का ये प्रश्न है। जैनियों का मक्का कहा जाने वाला पारसनाथ पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़ी को जैन धर्म का मक्का के नाम से भी पुकारा जाता है। जैन धर्म 24 तीर्थकर में से 20 तीर्थकर की यहाँ पे मोक्ष प्राप्ति हुई थी। पारसनाथ पहाड़ी के लिए तीर्थ यात्रा केंद्र है। पारसनाथ पहाड़ी किसके लिए, देखिए वही प्रश्न थोड़ा घुमा के पूछा गया है। तो ये जैन धर्म के लिए ये तीर्थ यात्रा का केंद्र है। दरोगा मेंस 2017 का प्रश्न है। झारखंड के किस प्रसिद्ध तीर्थ को समेत शिखर के, देखिए पूछा गया यहाँ पे उपनाम से रिलेटेड कि पारसनाथ पहाड़ी का उपनाम है समेत शिखर। तो समेत शिखर किस पहाड़ी को नाम से जाना जाता है, तो समेत शिखर को पारसनाथ हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यहाँ पे व्याख्या, झारखंड की सर्वोच्च चोटी पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिला में अवस्थित है। ठीक है, यह जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल में से एक है, ये भी बिल्कुल सही है। इसे ही समेत शिखर के नाम से जाना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और ये जो नामकरण है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पारसनाथ के नाम पर पहाड़ी का नाम पारसनाथ पहाड़ी रखा गया है।
IRB 2017 का ये एग्जामिनेशन है। नेक्स्ट प्रश्न है, पारसनाथ मधुवन कहाँ स्थित है? देखिए मधुवन क्षेत्र का जिक्र कर दिया गया यहाँ पे, तो पारसनाथ मधुवन ये गिरिडीह जिला में अवस्थित है। व्याख्या देखिए, जैन के तीर्थ स्थल पारसनाथ पर्वत यानी कि शिखरजी, तो शिखरजी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये भी चीज़ याद रखिएगा कि तलहटी में बसे गिरिडीह जिला में स्थित मधुवन मंदिर के रूप में विकसित एक शहर है। यहाँ कई धर्मशालाएं एवं मंदिर का निर्माण जैन के श्वेतांबर दिगंबर पंथ के विभिन्न संस्थाओं द्वारा किया गया है। यानी कि जो भी जैन धर्म के दो ग्रंथ है, श्वेतांबर और दिगंबर, तो इन दोनों की मूर्ति यहाँ का इसका कला देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, पारसनाथ का जैन मंदिर, पारसनाथ में जो अवस्थित जैन मंदिर है उससे रिलेटेड प्रश्न देखिए TGT 2017। झारखंड में किस प्रसिद्ध तीर्थ को समेत शिखर भी कहा जाता है, वही प्रश्न देखिए। तो किस प्रकार अलग अलग एग्जामिनेशन में प्रश्न रिपीट किया गया है। समेत शिखर ये पारसनाथ हिल्स को ही ये कहा जाता है। समेत शिखर जी को कौन से रूप में भी जाना जाता है? समेत शिखर जी को किसके रूप में भी जाना जाता है? पारसनाथ पहाड़ी के रूप में भी समेत शिखर जी को जाना जाता है और ये गिरिडीह जिला में अवस्थित है, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से धर्म के लोग तीर्थ यात्रियों के रूप में पारसनाथ पहाड़ी पर आते हैं? तो कौन सा धर्म से रिलेटेड रखता है ये पारसनाथ पहाड़ी? समेत शिखर या शिखरजी पहाड़ी, तो ये जैन धर्म से ये संबंध रखता है। अगला प्रश्न है, शिखरजी जो गिरिडीह झारखंड में स्थित है किस धर्म पर पवित्र तीर्थ स्थल है? वही प्रश्न थोड़ा घुमा करके पूछ लिया गया है, तो ये जैन धर्म के लिए पूछा गया। देखिए एक प्रश्न याद रखते हैं तो कितने तरीका से जो शब्दों को बदल बदल के प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है। सो गिरिडीह जिला स्थित शिखरजी, इसी को समेत शिखर, इसी को पारसनाथ पहाड़ी, मधुवन, इसी को सब इन्हीं नामों से जाना जाता है। जैन धर्म का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ जैन धर्म के 24 में से 20 जैन तीर्थकर ने यहाँ पे मोक्ष प्राप्ति ली है। पारसनाथ चोटी जो गिरिडीह झारखंड में स्थित है किस धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है? वही प्रश्न देखिए रिपीट है, तो किस धर्म के लिए? जैन धर्म के लिए। गिरिडीह जिले के किस स्थान पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल? श्वेतांबरी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल देखने को मिलता है। तो गिरिडीह, पारसनाथ ये नाम नहीं है, चलिए ठीक है। मधुवन का नाम तो जिक्र किया गया है, हाँ, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, श्वेतांबर और पीतांबर। झारखंड के किस जिले में पारसनाथ जैन स्थित है? पारसनाथ जैन झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? झारखंड के या गिरिडीह जिला में अवस्थित है। हरिहर धाम मंदिर से रिलेटेड देखिए पर्यटक स्थल मंदिर हरिहर धाम, ये व्याख्या में अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, झारखंड धाम, हरिहर धाम। तो हरिहर धाम बगोदर झारखंड में किस जगह पर अवस्थित है? और ये जो हरिहर धाम है कहाँ पे अवस्थित है? ये बगोदर में, एग्जैक्ट लोकेशन बगोदर, ये चीज़ याद रखिएगा। और ये बगोदर कहाँ पे पड़ता है? तो गिरिडीह जिला में। अगला प्रश्न है देखिए, हरिहर धाम हो गया, बगोदर गिरिडीह जिला में अवस्थित है। हरिहर धाम मंदिर में 65 फीट ऊंची शिवलिंग स्थापित है। इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में पंडित अमरनाथ मुखोपाध्याय ने करवाया था, जहां से लरगा नदी प्रवाहित होती है। लरगा नदी, ये याद रखिएगा, लरगा नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? तो ये लरगा नदी आप लोगों का हरिहर धाम से प्रवाहित होती है। लरगा नदी प्रवाहित कहाँ से होती है? हरिहर धाम से प्रवाहित होती है। झारखंड धाम मंदिर, देखिए रिलेट एक प्रश्न पूछ लिया गया, झारखंड धाम किस जिले में अवस्थित है? तो झारखंड धाम ये गिरिडीह जिला में अवस्थित है। चलिए इसका व्याख्या जिक्र कर लेते हैं। झारखंड धाम, जिसे झारखंडी धाम के नाम से भी जाना जाता है, गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड में स्थित है। जो झारखंड धाम है गिरिडीह जिला के अंतर्गत जमुआ प्रखंड, कौन सा? जमुआ, और बिहार के जमुई और नवादा जिले को टच करता है, जमुई नवादा। लेकिन जो झारखंड धाम है ये झारखंड के गिरिडीह के अंतर्गत जमुआ प्रखंड में अवस्थित है। यहाँ भगवान शिव का एक मंदिर है। किसका मंदिर? भगवान शिव का मंदिर है। यह मंदिर की विशेषता छत विहीन होना है, यानी कि यहाँ पे छत नहीं है। इस मंदिर के बगल में इरगा नदी प्रवाहित होती है। जमुआ के अन्य प्रमुख स्थलों में सूर्य मंदिर तथा
लंगटा बाबा समाधि सम्मिल लंगटा बाबा समाधि स्थल पर प्रत्येक वर्ष पुष पूर्णिमा को सर्वधर्म चादर पोशी होती है। किस महीना में? पुष पूर्णिमा की। अब देखिए इस सेशन का ये अंतिम प्रश्न है जो कि झारखंड दरोगा पीटी 2017 में प्रश्न पूछा गया है। झारखंड धाम राज्य किस जिले में अवस्थित है? तो झारखंड राज्य धाम है ये किस जिले में अवस्थित है? ये गिरिडीह जिला में अवस्थित है। तो इस प्रकार ये आप देख सकते हैं गिरिडीह जिला से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं सभी प्रश्नों का यहाँ पे आप लोग को संकलित दिया गया। तो आप लोग को क्या करना है, ये पीडीएफ आप लोग को तो जो जुनून बैच है उस ग्रुप में वहाँ पे शेयर कर ही दिया जाएगा। तो एक वर्क कीजिएगा आप लोग कि अपने नोट्स में इसका हर एक लाइन बाय लाइन आप लोगों को कंप्लीट अपना नोट्स में मेंशन कर लेना है। क्योंकि प्रश्न इसके व्याख्या जो हम लोग पढ़े हैं ये व्याख्या इन्हीं व्याख्या से आप लोगों के प्रश्न पूछे जाएंगे। चूँकि व्याख्या आप लोग का डीपली दिया गया है। जैसे बाबूलाल मरांडी पढ़े तो उनका जन्म कब हुआ था, जन्म स्थल, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को अपने नोट्स में मेंशन कर लेनी ही।